साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत मॉडल टेस्ट पेपर तीन का अभ्यास करेंगे। इस पेपर में पूरे 150 सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं एक चौकोर में बाघ, एक वृत्त में साल का पेड़, एक वृत्त में बरगद का पेड़, या फिर एक चौकोर में बरगद का पेड़। देखिए देखिए साथियों, जो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है वो है आपका एक वृत्त में बरगद का पेड़। ठीक है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे हम तेजी से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर, ठीक है, किस जीन से संबंधित है। देखिए प्रेस्टिस, एंटीगोनिया, टिनका या फिर टोर। तो किस प्रजाति से संबंधित है? ये है टोर। ठीक है, टोर प्रजाति से संबंधित है। देखिए ये विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन यह है, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था, तो वो कौन सा युद्ध है? देखिए देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, चौसा की लड़ाई, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर खानवा की दूसरी लड़ाई। तो देखिए ये जो युद्ध था, जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत लाया था, वो था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, देखिए ये युद्ध जो है वो 1817 से 1818 तक चला। ठीक है, और अंतिम रूप से यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। कौन था? हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि 1818 में, ठीक है, फरवरी में 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो उसी के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया था। तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहे हैं कि परमार वंश को निम्न में से किसने स्थापित किया था? ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन हैं मराठा, शक, सातवाहन या फिर राष्ट्रकूट। तो देखिए परमार वंश को जो है राष्ट्रकूटों ने स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ देखिए पश्चिमी भारत में ठीक है किसका शासन था? परमार वंश का। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से, ठीक है, 8 से 14वीं शताब्दी तक, ठीक, ये इन्होंने शासन किया था। ठीक, और इस वंश के प्रारंभिक सदस्य कौन थे? उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज। ठीक, तो ये चीज है, परमार वंश के प्रारंभिक शासक जो थे वे कौन थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे एक्चुअली, राष्ट्रकूटों के सामंत। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद फिर ये परमार वंश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कह रहे हैं
निम्नलिखित में से किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? देखिए दोस्तों, पुष्य मित्र शुंग ने, ठीक है, सांची के स्तूप को नष्ट किया था। ठीक है, देखिए ये जो सांची का स्तूप है, ये जो है ये कहाँ पर है? देखिए रायसेन जिले में है। देखिए रायसेन में है। ठीक है, और ठीक इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण क्या बात है कि इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। अवशेष रखे थे मतलब। ठीक है, तो ये चीज है। कब कराया था निर्माण? तीसरी सदी में। ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व, BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था? देखिए दोस्तों, ताज उल मस्जिद का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक, ये कहाँ पर है? मस्जिद भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है। दूसरी बात, देखिए दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। देखिए, तो ताज उल मस्जिद का निर्माण एक्चुअल में शाहजहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर के टाइम में है ना, बहादुर शाह जफर शासन कर रहे थे इस उनका। तो यहाँ क्या है? देखिए, ताज उल मस्जिद का अर्थ है मस्जिदों का ताज, मस्जिदों का ताज, ये मतलब है। ठीक है, इसके अलावा इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। ठीक है, इज्तिमा, देखिए इज्तिमा उर्स होता है। ठीक है, 3 दिन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? देखिए यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए तो बेगम ने भोपाल पर शासन किया ये पूछ रहे हैं, तो ये थी सिकंदर बेगम। ठीक है, देखिए सिकंदर बेगम जो हैं, इनको सिकंदर जहां बेगम भी कहा जाता है, और ये 1844 से 1868 के दौरान, ठीक है, इस पर भोपाल पर इन्होंने शासन किया था। ठीक, स्पेशल बात यह है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं उसको। ठीक है, पहला, तो उस संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ, समर्थन कह लीजिए। ठीक, और इन्होंने मोती मस्जिद, मोती महल, ठीक है, ऐसी इमारतों का निर्माण भी करवाया था। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिए द बत्तीसी बावरी अ वाटर बॉडी इज सिचुएटेड एट। तो देखिए ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है चंदेरी में। ठीक है, ये चंदेरी में है। अब देखिए चंदेरी में स्थित है, इसका निर्माण शेर खान ने,
शेर खान ने 1484 में करवाया था। ठीक, कब करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, गयासुद्दीन शाह खिलजी, इसके शासनकाल में इस शेर खान ने इसे बनवाया था। ठीक है, और इस बावड़ी की विशेषता क्या है कि इस पूरे वर्ष इसका जलस्तर एक समान रहता है। ठीक है, पूरे वर्ष भर इसका जल स्तर एक समान रहता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पर मिलते हैं, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए महाकौशल जो है वो पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, और पश्चिम में, देखिए पश्चिम में क्या है? मालवा पठार। ठीक है, और उत्तर में क्या है? देखिए इसके उत्तर में बुंदेलखंड है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तर पूर्व में क्या है? बघेलखंड है। ठीक, चलिए ये चीजें हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, बघेलखंड भारत के किस, बघेलखंड मध्य प्रदेश के, है ना, किस भाग में स्थित है? इनमें से किस भाग में स्थित है? देखिए दोस्तों, बघेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के क्या क्या, कौन कौन से जिले आ रहे हैं? देखिए अनूपपुर आता है, अनूपपुर, रीवा, सतना, ठीक है, शहडोल, है ना, सीधी, उमरिया, है ना, और यूपी का सोनभद्र, यूपी का सोनभद्र, और इसके साथ साथ पूर्वी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, है ना, ये इतना सारा क्षेत्र इस बघेलखंड के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक जो नदी है, सीमा बनाती है, वो है जामनी। ठीक है, जामनी ये है। तो ये उत्तर भारत की नदी है, और जामनी नदी बेतवा की सहायक है। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है ये। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है, भारत का मानक मध्याह्न यहां से होकर गुजरता है। देखिए मानक मध्याह्न यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो देखिए ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली से गुजरता है। देखिए प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के
34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर में सिंगरौली से लगभग आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है। ठीक। और जहाँ तक बात करें सिंगरौली की, तो इसे हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या रहे हैं, फ्रेश वाटर रिजर्वायर ऑन सैंक रिवर नियर ग्वालियर इज द, देखिए वो कौन सा बांध है। देखिए दोस्तों, ये जो सैंक नदी पर जो ग्वालियर के पास में है, वो कौन सा जलाशय है, कहते हैं इसे हम तिगरा बांध कहते हैं। ठीक है, तिगरा बांध या तिगरा बांध कह सकते हैं। तो यह बांध जो है ग्वालियर शहर को मीठे पानी की आपूर्ति में सहायक है। ठीक है, मीठे पानी की आपूर्ति। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, इस बांध का निर्माण 1916 में, ठीक है 1916 में, ठीक, किया गया था। और इस बांध के आसपास लगभग 11 गांव आते हैं। ठीक है, 11 गांव आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश में क्या है ना, शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की। ठीक है, पहली बात तो ये है, 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी 5 हैं, देखिए एक तो है काली मिट्टी। ठीक है, दूसरी कौन सी है, जलोढ़। ठीक है, तीसरी है लाल पीली, लाल पीली। ठीक, तो इस मृदा का निर्माण रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में पाई जाती है। इसके बाद कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। देखिए लेटेराइट। ठीक है, और उसके बाद है मिश्रित लाल। देखिए मिश्रित लाल और काली। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये है क्वेश्चन, ये है केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो देखिए ये समानता का यहाँ पर मामला ये है कि इन दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, ये इसमें समानता है। ठीक है, तो इनका वास्तविक स्थल 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, देखिए ज्वालेश्वर में है, और ये उमरिया जिले से होते हुए, ठीक है, सोन नदी में मिल जाती हैं। ठीक, अब देखिए ये कह रहे हैं कि जोहिला नदी में, जो जोहिला नदी है उसमें क्या है, उसमें जो है उमरिया जिले में मंगठार में, है ना, विशाल जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर, ठीक है, बिरसिंहपुर की स्थापना की गई है। ठीक है, और इस पावर प्लांट को, ठीक है, संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को 1993 में चालू किया गया था। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि जोहिला नदी पर कौन सा बांध है, संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है,
बीरसिंहपुर गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये कह रहे हैं बेत्रावती नाम इनमें से किस नदी को दिया गया था। देखिए दोस्तों, बेत्रावती नदी जो है ना, वो बेतवा नदी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेतवा नदी है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन, ठीक है, रायसेन जिले से है इसका उद्गम। अब देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में जाकर के हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर जिला है, तो हमीरपुर जिले में, ठीक है, और यमुना में वहाँ पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है। देखिए साथियों, इसके किनारे, ठीक है, देखिए सांची, बेतवा के किनारे कह रहे हैं सांची, ठीक है, विदिशा और ओरछा, ठीक है, ये नगर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं और इसलिए इसको कहा जा सकता है। तो इनको क्या कहा जा सकता है? देखिए इनको कहा जाता है वाटर शेड, ठीक है, वाटर शेड कहा जाता है। देखिए वाटर शेड को हम जल संभर, ठीक है, जल संभर या द्रोणी, ठीक है, या कभी कभी जल विभाजक, जल विभाजक ये भी कहते हैं, ठीक है। तो जल विभाजक शब्द का प्रयोग करते हैं जो किसी विस्तृत क्षेत्र को अलग अलग जल मंडलों में विभाजित करते हैं। देखिए मैकाल पहाड़ियाँ भी विभिन्न नदियों, है ना, जैसे नर्मदा, सोन, जोहिला, इन सब का उद्गम है, ठीक है, ये सभी अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ जा कर के मिलती हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में जाकर मिलती हैं, ठीक है। देखिए नर्मदा जो है वो निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, अनूपपुर से, ठीक है, ये अनूपपुर से निकलती है। इसके अलावा देखिए ये क्या है? ताप्ती नदी है, ठीक है। ताप्ती की अगर बात करें तो देखिए ताप्ती जो है वो बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मुल्ताई से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई से। और ये जो है ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री बना देती है, प्राकृतिक सीमा। देखिए इसके अलावा हम बात करेंगे माही नदी की। देखिए माही नदी जो है, देखिए माही का क्या है? माही ये मध्य प्रदेश के धार जिले के, ठीक है, धार जिले के मिंडा ग्राम से, है ना, वहाँ पास में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। तो इसका प्राचीन नाम क्या? महती, महती इसका प्राचीन नाम है, ठीक। और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। ये भी जीके का प्रश्न बनता है, ठीक है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी माही नदी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कह रहे हैं जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA है ना, किस को संदर्भित करता है? CZA का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए दोस्तों CZA का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो है चीफ मिनिस्टर जू अथॉरिटी। ठीक, ये इसका पूरा रूप है। ठीक, तो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण को संदर्भित करता है ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा अभयारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ कह रहे हैं व्हाइट टाइगर क्षेत्र, तो ये कहाँ पर है? ये बांधवगढ़ में है। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसको व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है एक्चुअली कहाँ पर है? ये उमरिया ज़िले में है। ठीक है, देखिए उमरिया ज़िले में है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और 1993-94 में 93-94 में क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत से शामिल किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? तो सरकारी कंपनी कौन सी इनमें से नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, ये BHEL है ना भोपाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच, ये सरकारी कंपनियाँ हैं। लेकिन लेदर फैक्ट्री ग्वालियर ये सरकारी कंपनी नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट फैक्ट्री है। ठीक है, तो आंसर लेदर फैक्ट्री ग्वालियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ग्वालियर से भट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो देखिए इन्होंने जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया गुड़िया शिल्प। ठीक है, इसे डॉल क्राफ्ट कहते हैं हम, डॉल क्राफ्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बीना रिफाइनरी निम्नलिखित में से किसके स्वामित्व के द्वारा संचालित है? देखिए ऑप्शन है रिलायंस, भारत ओमान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, इसको हम एक्चुअली BORL भी कहते हैं। ठीक है, BORL। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? देखिए मलाज खंड खदान से संबंधित है तांबा। ठीक है, तांबा ये इसका आंसर है, कॉपर बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट में स्थित मलाज खंड खदान जो है वो किसके लिए है ना, तांबा के लिए। इसके अलावा बालाघाट जिला में बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है ये, है ना, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, ये बांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है ना, मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों नर्मदा हर्बल पार्क जो है वो कहाँ है, वो होशंगाबाद में है।
ठीक है। और ये जो है 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक, यह पार्क जो है पलाश, ठीक है, सिंदूर, पलाश के फूल और सिंदूर, है ना, इन चीज़ों का थोक व्यापार, यहाँ पर थोक व्यापार होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सही सुमेलित की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जरी के बटुए बटुए भोपाल में, ये सही है। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन, ये सही है। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, ये भी सही है। बाघ की हस्तशिल्प रायसेन, ये गलत है। ठीक है, देखिए बाघ की हस्तशिल्प कहाँ है, धार जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रचलित है, बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में यह नृत्य जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा, ठीक है, किया जाता है। ठीक, ये नृत्य जो है भगवान से अच्छे पति के लिए, अच्छा पति प्राप्त करने की कामना हेतु करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर ये क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, तो ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध संगीतज्ञ होने के कारण। ठीक, देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है, ये तो ये इनके गुरु थे। इनका जो है ये सितार के प्रसिद्ध उस्ताद हैं। ठीक है, सितार के। तो इन ये पंडित रविशंकर जो है ना, उनके गुरु हैं पंडित रविशंकर। ठीक, यहाँ पर क्या शारदा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा देखिए 1988 में स्थापित किया गया था। ठीक, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, कानपुर में इनको जो है दंगे में मार दिया था। ये बहुत ही, है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चलिए अगले देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे आगे। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी पद का उल्लेख है। देखिए, महान्यायवादी पद के उल्लेख की बात कर रहे हैं तो ये है अनुच्छेद 76। ठीक है, 76, आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। इनकी अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल राव। ठीक है, ये इनसे पहले के थे। अब देखिए, अगर बात करें तो ये महान्यायवादी कौन होते हैं, ये भारत सरकार के न्यायालय में वकील होते हैं
और इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रपति के, मैंने भी बताया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद धारण करते हैं। ठीक है, ये बात और है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है? देखिए, भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, देखिए ये जो है 13वां था। ठीक है, और जो 12वां हुआ था उसकी बात करें तो 12वां कहाँ हुआ था? 12वां अमेरिका में ही हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। और वहाँ कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस संस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई, एक्चुअली ये गलत लिख गया, आई, देखिए IAMAI ये है। ठीक है, इस संस्था ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो इसी संस्था की बात करते हैं पहले तो। देखिए ये संस्था जो है 2004 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और ये कैसी संस्था है? नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इसने कैसी, आई मीन कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो वो रिपोर्ट है, देखिए, इंटरनेट इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बरेदी नृत्य में दीवारी, ये क्या है? वास्तव में क्या है? तो बरेदी नृत्य में ये जो दीवारी है, ठीक है, ये देखिए ये क्या है? प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा, ये प्रदर्शन से पहले की कविता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए ग्वालियर में, कह रहे हैं ग्वालियर में उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ग्वालियर में उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र है ग्वालियर अखबार। ठीक, ये 1840 में शुरू किया गया था। ठीक, उर्दू में। इसके अलावा मालवा अखबार की अगर बात करें तो ये जो मालवा अखबार है ये 1948 में, ठीक है, और कहाँ से? इंदौर से, और ये हिंदी का पत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। देखिए अगस्त 2018 में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को GI टैग दिया गया था, ये कहाँ पाया जाता है? देखिए ये पाया जाता है झाबुआ में। ठीक है, इसमें क्या, साधारण मुर्गे की अपेक्षा अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसे काला मासी मुर्गा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम देख लेंगे, देखिए हवाई अड्डे के ऊपर सवाल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। देखिए राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल, ठीक है। देखिए तो ये सही है। ग्वालियर हवाई अड्डा ग्वालियर, ये भी सही है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा उज्जैन, देखिए ये गलत है, ठीक है। उज्जैन नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, इंदौर होना चाहिए, ठीक है। खजुराहो हवाई अड्डा खजुराहो, ये सही है। तो ये तो सही है, तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो एयरपोर्ट हैं वो है 5, ठीक है। और इनमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है। एक तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और एक देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें वायु परिवहन, है ना, वायु परिवहन मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था, तो 1948 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, अगला सवाल है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश की प्रधान जो खंडपीठ है वो कहाँ है, वो तो जबलपुर में है, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका मेन ऑफिस कहाँ है, जबलपुर में। और जो नई मतलब जो खंडपीठ की बात कर रहे हैं ना, तो खंडपीठ कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर में है, ठीक है। इंदौर और ग्वालियर, ठीक। तो देखिए क्या हुआ है कि पहले एक्चुअली जबलपुर से पहले जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो ये कहाँ था, नागपुर में था, ठीक है। और जब नागपुर और ये मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, ठीक है, ठीक है। ये 1956 में जब एमपी बना तो फिर ये नागपुर से जबलपुर आ गया, ठीक है। और हम बात करें, एक और खंडपीठ की बात चल रही है, तो वो कहाँ चल रही है, भोपाल में बनाई जाने की, ठीक है। ठीक है। और अगर हम बात करें एमपी हाई कोर्ट के चीफ जज की, ठीक है, चीफ जज, तो वो कौन है इस समय, वो है रवि मलिमठ, रवि मलिमठ, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं, ठीक। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश से लोकसभा के कितने होते हैं, 29, ठीक है। विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो देखिए विधानसभा में 230 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो वो है राजगढ़, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक पंचायती राज व्यवस्था को एकीकृत करने के उद्देश्य से, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 1957 में एक सुधार आयोग का गठन किया था। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, काशी प्रसाद पांडे जी, इनकी अध्यक्षता में, है ना, 1957 में एक सुधार आयोग का गठन किया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं, भारत यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है,
तो भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देंगे? देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, को ये अपना त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन करने की शक्ति किसके पास है? देखिए, तो ये शक्ति है राज्यपाल के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वे विधानसभा को बर्खास्त कर दें, निलंबित कर दें या फिर विघटित कर दें। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संबंध में क्या असत्य है? देखिए, कह रहे हैं यह मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद से हैं। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की या फिर उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ये जो हैं मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद से नहीं हैं। ठीक, ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये मध्य प्रदेश के ही हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ के हैं? विदिशा जिले के हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक, और ये मध्य प्रदेश के गौरव हैं। ठीक है, इन्हें पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफ जई, ये एक लड़की है। ठीक है, इसके साथ मिल इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, उमा सांझी महोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया था। ठीक है, देखिए 21 सितंबर 2022, ठीक, से 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया है और महाकालेश्वर मंदिर में। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जहां हर आदमी का डिटेल एड्रेस होगा। अब देखिए, डिटेल एड्रेस की बात अगर करें तो ये इंदौर में होगा। ठीक है, देखिए इंदौर ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर हर आदमी को एक कोड से पूरा पता, उसके घर की लोकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, इसके लिए पता ऐप के सीईओ, ठीक है, रजत जैन और स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता के बीच जो है एक सिग्नेचर, एमओयू सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 47, ये कह रहे हैं देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में ये पहला संविधान पार्क देवास में बनाए जाने की योजना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इस पार्क में 22 मूर्तियाँ, ठीक है, 22 मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। और ये 22 मूर्तियाँ कैसी होंगी? देखिए, इसमें क्या है, ऐसी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी जिनका संविधान में उल्लेख है। देखिए साथियों, इसके अलावा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगवान बुद्ध, अशोक स्तंभ, मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान में सवार भगवान राम, महाभारत के रण क्षेत्र का दृश्य, नटराज की मूर्ति, समुद्र में रक्षा करता जहाजी बेड़ा, रेगिस्तान का दृश्य आदि मूर्तियां लगाई जाएंगी। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा एक मूर्ति ऐसी होगी 10 से 15 फीट के बीच की चौड़ी, यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध दर्शाती हुई एक प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किसने मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन किया है?
देखिए ये जो है पुस्तक है ना, इस पुस्तक का विमोचन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, तो अब देखिए इस पुस्तक में क्या है, देखिए 22 विषय विशेषज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ प्रसिद्ध पेशेवर व्यक्तित्व और बुद्धिजीवी के विचारों और अनुभवों का संकलन है। ठीक, इसका पब्लिकेशन किसने किया? रूपा पब्लिकेशन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन। अटल प्रगति पथ निम्न में से किन किन राज्यों को जोड़ेगा? देखिए बजट में इसी साल 2022 के बजट में ये घोषणा की गई थी, तो किसे किसे जोड़ेगा इसकी बात हम अगर करें तो देखिए अटल प्रगति पथ जो है, देखिए साथियों ये जोड़ेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, चंबल जो है उसमें 214 गांवों के बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे हम। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ई शासन प्रणाली के लाभ हैं? अब देखिए ई शासन प्रणाली के लाभ की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या है, ई शासन प्रणाली के लाभ जो हैं वो हैं सरलता, दक्षता और जवाबदेहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। इनमें से कौन सा मोबाइल भुगतान ऐप, ठीक है, एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पर आधारित है? तो ये कौन सा है? भीम है। ठीक है, भारत ठीक है, भीम ऐप मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों और इस तक ना पहुंचने वाले लोगों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए इनको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, मतलब जो लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और जो लोग कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, तो इस अंतर को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शॉप्सी नामक ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है। तो ये किसने किया है? ये फ्लिपकार्ट ने किया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे ये सब किस खंड से संबंधित हैं? देखिए B2G का मतलब क्या मैंने बताया था, एक बार बताया था कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए B2C आंसर होगा, है ना, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये बिजनेस कंपनियाँ हैं और ये किससे कम, मतलब इनका काम किससे है? कस्टमर से। ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था को जो है ना 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के संबंध में क्या सत्य है? ये कह रहे हैं इसकी सदस्य संख्या 15 न्यूनतम और मैक्सिमम 15 25 हो सकती है। देखिए अधिकतम 25 और न्यूनतम 15, और पूछ क्या रहे हैं सत्य क्या है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। 10,000 से अधिक आबादी वाले विकासखंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है? नहीं। जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सीई होता है, जो राज्य लोक सेवा द्वारा चयनित एक अधिकारी होता है। ये ठीक बात है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है? गलत।
देखिए, सदस्य संख्या न्यूनतम हो सकती है 10 और मैक्सिमम 25 ही सही है। 10,000 की जगह यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आबादी की संख्या 5,000, ठीक है, 5,000 से अधिक आबादी वाले में, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ ये अप्रत्यक्ष की जगह पर आएगा प्रत्यक्ष, है ना। जनता वोट डाल करके सदस्य चुनती है और सदस्य सब लोग मिल करके किसको चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं। इस तरह से होता है, ये जनपद पंचायत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1997 में, ठीक है, 97 में IBM द्वारा बनाए गए किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था। देखिए दोस्तों, ये जो था डीप ब्लू, ठीक, डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता खिलाड़ी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। देखिए एंटीवायरस की क्विक व्हील, ये नॉर्टन कैपर्स की एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं है, टीम व्यूअर, ये एंटीवायरस नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, स्वार्म रोबोट क्या है। देखिए स्वार्म रोबोट जो है ना, ऐसे कई रोबोट होते हैं जो परस्पर तालमेल के साथ काम करते हैं, ठीक है, ये है स्वार्म रोबोट। अगला क्वेश्चन क्या है, साइबर नाइफ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर नाइफ एक्चुअली रोबोट द्वारा ऑपरेशन करने का एक तरीका है, ठीक। चलिए DRDO द्वारा विकसित रोबोट है। देखिए DRDO ने कौन सा रोबोट विकसित किया है, दक्ष, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑकुलस VR निम्न में से किस कंपनी की सहायक कंपनी है। तो देखिए ये है ऑकुलस VR किसकी कंपनी है, ये फेसबुक की है, फेसबुक की सहायक कंपनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ऐसी सेवाएं जो छोटे ब्लॉगिंग पर ध्यान केंद्रित करती हैं क्या कहलाती हैं। देखिए छोटे ब्लॉग लिखने की बात है तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग होता है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उन पर भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गूगल के निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल के निर्माणकर्ता हैं लैरी पेज और सेग्रे विन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गूगल क्रोम क्या है। देखिए दोस्तों गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए PNP ट्रांजिस्टर में क्या नहीं होता है। देखिए PNP ट्रांजिस्टर में देखिए एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर भी होता है, गेट नहीं होता, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है तो हमने यहाँ बता दिया, तो आंसर क्या होगा, गेट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में परमाणु परस्पर बद्ध होते हैं सह संयोजी बंध द्वारा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का समूह इनमें से किसका निरूपण कहलाता है। देखिए दोस्तों इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उसे कहते हैं। देखिए बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब देखिए MS वर्ड का फॉन्ट स्टाइल, हाँ देखिए रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक्स होता है, क्या नहीं है,
तो नहीं है HTML। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। चंबल क्षेत्र को डकैतों से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक रहा? देखिए दोस्तों, SN सुब्बा राव, ठीक है, इन्होंने 650 से अधिक डाकुओं को सरेंडर करवाया था। ठीक है, और इनको भाई जी के नाम से, है ना, संबोधित किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? PAC का मतलब है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। संसदीय समितियों को उनके सही काल अनुक्रम में लिखा गया है। ठीक है, सही विकल्प पहचानिए। देखिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को COPU कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी को EC कह रहे हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी को PAC कह रहे हैं। तो अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, PAC की बात करें तो PAC सबसे पहले बनी थी 1921 में। ठीक है, और उसके बाद बनी है एस्टीमेट कमेटी, कब? 1950 में। ठीक है, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आप कि PAC और EC, ठीक है, और COP, देखो ये ही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्योंकि देखिए, क्योंकि COPU की बात कर रहे हैं ना, COPU जो है वो बनाई गई है 1964 में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, भारत का पहला वित्त आयोग। ठीक है, देखिए 1951 में गठित किया गया था। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। ठीक, और वर्तमान की बात करें तो 15वां वित्त आयोग है। ठीक है, और कौन है अध्यक्ष? NK सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है? देखिए, वित्तीय संबंधों को केंद्र और राज्य के बीच में वित्त आयोग निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सोलर मैन, है ना, सोलर मैन, सोलर गांधी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये हैं चेतन सोलंकी। इनको सोलर मैन या सोलर गांधी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट से लगातार 8 बार सांसद रह चुकी हैं? देखिए, ये रह चुकी हैं इंदौर की लोकसभा सीट से। ठीक है, चलिए ये जो है कौन रह चुकी हैं? भारत की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरी महिला है ना, सेकंड फीमेल, जो कि लोकसभा की अध्यक्ष बनी है। पहली कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक कलाकार मालिनी अवस्थी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखिए, पहली बात, ये लखनऊ की हैं। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रीय अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विनियमन के लिए UGC की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद
संकाय की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण के लिए सशक्त है। अब कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, पहली बात यह है कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? देखिए, ये कह रहे हैं कथन एक सही है और दो गलत है, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, कह रहे यूजीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं। क्या सत्य है? नहीं। संसद के एक एक्ट द्वारा स्थापित किए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, यही सही है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा नहीं, नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में किस समिति या आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की सिफारिश की थी? देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये सिफारिश की है वो है यूजीसी की प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार समिति। ठीक, इसने कहा है कि बच्चों को जो है उनके हिसाब से ही कोर्स वगैरह चॉइस करने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च शिक्षा या अनुसंधान या वैज्ञानिक और तकनीक संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के साथ भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश करता है? मतलब भारतीय संविधान में कौन सी एंट्री है वो, इसकी बात कर रहे हैं। तो एंट्री है वो एंट्री 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां पर उच्च शिक्षा संस्थानों की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सर्वाधिक संख्या है, तो वो हमारा ही देश है। ठीक है, भारत। देखिए दोस्तों, भारत में जो है अगर बात करें तो जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5288 इंस्टीट्यूशंस थे हायर एजुकेशन के। ठीक है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां पर 3216 इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन की। ठीक है, अमेरिका में। और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जहां पर 2595 इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ये द्विसदनीय विधायिका का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो देखिए विधान परिषद की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ही नहीं है यहाँ पर, बाकी ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तीन तो ये हो गए, छः टोटल 6 जगहों पर है। तो 6 जगहों पर ये द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें से 3 ये हो गए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और 3 बाकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, और तेलंगाना। ठीक है, और उसके बाद फिर तो ये 3 हो गए ये, और 3 ये, तो टोटल 6 स्टेट हैं। ठीक है, 6 राज्यों में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। NSQF, देखिए ये क्या है? NSQF, तो ये है हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है? नेशनल, देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन
फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें 10 स्तर हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि NSQF के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन कौन करता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है, ज्ञान कौशल और योग्यता। देखिए ज्ञान कौशल योग्यता, ये पहला ही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है नेक के बारे में। ठीक है, नेक के बारे में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ये सही है। इट इज़ टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग एंड एक्रीडेटिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ये सही है। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, नहीं ये गलत है, ये कहाँ है, बेंगलोर में। और इट हैज़ रीजनल ऑफिसेस, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक की जनरल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। तो देखिए नेक की जो जनरल काउंसिल है उसके चेयरमैन होते हैं यूजीसी के अध्यक्ष। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए EICT की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में हुई थी। ठीक है, और 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में, बिल्कुल सही। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961, ये भी सही है, ये सही नहीं होगा फिर। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 में नहीं बल्कि 1984 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए NCT भारत में सभी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है, सत्य पूछ रहा है, गलत है। क्योंकि NCT का काम क्या है, अध्यापकों के संबंध में मानकों का निर्धारण करना, अध्यापक यानी कि टीचर लर्निंग के लिए, जैसे BTC B.Ed DLED, इस तरह से JBT, सब पाठ्यक्रमों के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो NMC को पूर्व में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद के नाम से जाना जाता था, नहीं MCI के नाम से जानते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय नर्सिंग परिषद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये भी सही है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ICAR के अंतर्गत करता है, ये भी सही है। तो यहाँ ये दोनों सही हैं। ठीक है, ये दो आंसर हो गए, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यूनिसेफ बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी हुई संस्था है और यूनिसेफ का एक दफ्तर भोपाल में है, ये सही है। यूनेस्को का कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, ये सही है। विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है, ये सही है। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक वैश्विक बैंक है, नहीं। जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुई थी, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए तो ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यही आंसर हो जाएगा, फोर्थ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 92, देखिए मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन की विशेष पहल पर CM जन सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया। देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन की विशेष पहल पर CM जन सेवा योजना का शुभारंभ 26 दिसंबर 2020 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का विस्तार होगा।
देखिए पूरे मध्य प्रदेश में इस अधिनियम का विस्तार माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अधीन, है ना, पदाविहित अधिकारी से अभिप्रेत ऐसा अधिकारी है जिसे सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया हो। तो ये किस धारा में लिखा गया है? धारा 2 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत यदि किसी को सेवा प्रदान किए जाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो और यह सेवा प्रदान नहीं की जाती तो वह कर सकेगा, तो वो अपील करेगा, है ना। प्रथम अपीली अधिकारी को अपील करेगा और ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी को ठीक है 30 दिन के भीतर अपील करेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, लोकपाल और लोकायुक्त किस प्रकार की संस्था है? देखिए बिना किसी संवैधानिक दर्जे के वैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए। ठीक, चलिए पहले जो लोकपाल थे वो पीसी घोष थे। ठीक है, अभी प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं वो संभाल रहे हैं चार्ज इस समय। चलिए लोकपाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? स्वीडन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आरटीआई एक्ट 2005 में सूचना आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान कहाँ है? देखिए अध्याय 4 में, धारा 15 में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, आरटीआई एक्ट 2005 में राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में धारा अध्याय 4 और धारा 15 दोनों में ही लिखा गया है। ठीक है, अध्याय 4 की धारा 15 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार अनुरोध की गई जानकारी कितने दिन में देने की समय सीमा तय की गई है? देखिए 30 वर्किंग डेज, है ना, 30 कार्यकारी दिवस। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, एमपीपीएससी की संरचना के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? अब देखिए संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को लेकर नहीं है, सही है। यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, ये भी सही है। ठीक है, वर्तमान में एमपीपीएससी में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं, सही है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या सत्य नहीं है पूछ रहे हैं। देखिए तो 1 अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं इस समय। ठीक है, 3 हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये आंसर क्या होगा? 3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं जन सहभागिता द्वारा प्रशासन बन सकता है, कैसा बन सकता है? देखिए जन सहभागिता रहेगी तो शासन प्रशासन पारदर्शी रहेगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? देखिए ये की गई थी संतानम समिति के आधार पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, कैसा है? देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, संसदीय अधिनियम से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, है ना, कहाँ पर स्थित है? तो IIM तो इंदौर में है। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस अधिनियम में 4 अनुसूचियां हैं, इस अधिनियम में 67 धाराएं हैं, संपूर्ण अधिनियम को 12 अध्याय में बांटा गया है। इस अधिनियम के पारित होने से पहले एमपी में 8 विश्वविद्यालय अधिनियम थे जिन्हें अब निरसित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है ना, इस अधिनियम में 67 धाराएं नहीं है बल्कि 69 है। आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 में वर्णित परिभाषाओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? देखिए अध्याय 4 में अध्याय 1 के, है ना, अध्याय 1 में 4 धाराएं हैं, ठीक है, और चौथी धारा में, ठीक है, क्या है, परिभाषाएं हैं। ठीक, देखिए अब परिभाषाएं हैं तो धारा 4/12 में महाविद्यालय, ठीक है, धारा 4/14 में विश्वविद्यालय, धारा 4/18 में यूजीसी और धारा 4/22 में स्वशासी महाविद्यालय। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, धारा 4/12 में विद्यालय महाविद्यालय सही है, धारा 4/14 में विश्वविद्यालय नहीं है, ये यूजीसी यहाँ सही है, ये भी सही है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि धारा 4/14 में रजिस्टर्ड स्नातकों की बात की गई है। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, रजिस्टर्ड स्नातक। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक क्या है? देखिए क्रमांक है 22। ठीक, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में, ठीक है, विश्वविद्यालय की शक्तियों से संबंधित प्रावधान कहाँ है? देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय की शक्तियाँ जो हैं वो देखिए साथियों यहाँ पर पूछा गया है विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, ठीक है, कहाँ है? तो देखिए अध्याय 2 में धारा 6 में ये प्रावधान है। ठीक है, विश्वविद्यालय की शक्तियों से संबंधित। चलिए अगला सवाल है, आईएमएफ के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए आईएमएफ के बारे में क्या असत्य पूछा है? यह विश्व बैंक समूह का एक सहयोगी संस्थान है। ठीक है, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये भी सही है। डेविड मालपस इसके वर्तमान में अध्यक्ष नहीं। डेविड मालपस आईएमएफ के अध्यक्ष नहीं है बल्कि किसके हैं? वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसका गलत आंसर क्या होगा? 4। मतलब आंसर इस सवाल के लिए ये होगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किया जा रहा है? देखिए ये जो है रूसा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक, इसको TISS है ना, ये संस्थान कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाने वाली ये इनमें से कैसी रिपोर्ट है? देखिए ये वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित माधव विज्ञान महाविद्यालय को निम्न में से किसके द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? देखिए दोस्तों ग्रेड देने का काम है NAAC का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाए जा रहे कार्यक्रम स्टार्स का उद्देश्य क्या है? देखिए स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को अपने अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित किया है? देखिए ग्वालियर और ओरछा को चिन्हित किया था। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में यूनिसेफ और
नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से मदर मिल्क बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए दोस्तों, ये की गई है जबलपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में समन्वय समिति से संबंधित प्रावधान हैं। देखिए दोस्तों, ये है धारा 34। ठीक है, अध्याय 6 में धारा 34(1) में ये बात लिखी हुई है, समन्वय समिति से संबंधित। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परीक्षा समिति किस परिषद बोर्ड की उप समिति है? देखिए एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद की होती है। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुल सचिव का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? देखिए दोस्तों, कुल सचिव की अगर बात करें तो देखिए 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, धारा 16 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करने संबंधी शक्ति किसके पास है? देखिए ये शक्ति है कार्य परिषद के पास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होती है। ठीक है, धारा 24(13) में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों का प्रावधान कहाँ है? देखिए अधिकारियों की बात करें अगर हम, तो अध्याय 3 में। ठीक है, अध्याय 3 में। ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये धारा 11 से शुरू होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जो धारा 11 से और 18 तक अध्याय 3 जो है होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय के कुलपति के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, बीसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अवैतनिक अधिकारी नहीं वेतन लेता है, तो ये गलत हो जाएगा पॉइंट। 5 वर्ष और 2 बार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, 4 वर्ष। ठीक है, और 2 बार नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सेवा शर्तें पदावधि से संबंधित प्रावधान धारा 14 में सही है। केवल विज्ञान पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है? 15 बार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान है? 266 में। ठीक है, चलिए अगला है, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है ऑडिट। तो दोस्तों ये ऑडिट होता है ऐच्छिक। ठीक है, पार्टनर चाहता है तो करवा लेगा, नहीं चाहता है तो नहीं करेगा, ऐच्छिक है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देगा? यूपीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ऑटोनॉमी इंक्लूड कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए ऑटोनॉमी ये होती है बिहेवियरल होती है, इमोशनल होती है, कॉग्निटिव सेल्फ गवर्नमेंट। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 129, सेल्फ फाइनेंसिंग डील्स विद। फैमिली बजट से यही है, फैमिली बजट से सेल्फ फाइनेंस किया जा सकता है। पर्सनल सेविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए उद्देश्यहीन शिक्षा ये एक जो है कारण है। ठीक है, चलिए
देखिए अगला सवाल है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? देखिए आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अनुसंधान में बाहरी वैधता का अभिप्राय क्या है? परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, यानी कि कैसी होनी चाहिए? यानी क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब ठीक है, चलो रचनात्मक। अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए वैचारिक समझ पर, ठीक है, इस पर बल देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में उल्लेखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कुटुंब के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? देखिए साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से संबंधित निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए रामजी महाजन पुरस्कार। ठीक है, पिछड़े वर्ग में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी का अध्यक्ष निम्न में से कौन बन सकता है? देखिए दोस्तों, वो व्यक्ति जो किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति रह चुका हो, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, 1+6 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, निजी विश्वविद्यालयों के प्रथम अध्यादेश संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका अनुमोदन निम्न में से कौन करता है? नियामक आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम इंग्लिश का पैसेज लेंगे अब। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो वैसे भी भाई काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए जल्दी से इंग्लिश का पैसेज पढ़ेंगे। देखिए होम्योपैथी के बारे में है। ठीक है, homeopathy is a form of alternative medicine first proposed by German physician Samuel Hahnemann in 1796 that attempts to treat patients with heavily diluted medicines. Homeopathic remedies are prepared by serial dilution with shaking by a forceful striking, which homeopaths term succession after each dilution under the assumption that this increases the effect of the treatment. Homeopathy calls this process potentiation. Dilution often continues until none of the original substance remains. Homeopathic references books known as repertories are then consulted, and a remedy is selected based on the totality of symptoms. Homeopathy remedies are considered safe but are criticized by putting patients at risk due to advice against conventional medicine such as vaccination, anti-malarial drugs, and antibiotics depending on the dilution. Homeopathy remedies may not contain any pharmacologically active molecules, and for such remedies to have a pharmacological effect would violate fundamental principle of science. देखिए नेक्स्ट है, मॉडर्न होम्योपैथ्स हैव प्रपोज्ड दैट वाटर हैज ए मेमोरी that allows homeopathic preparations to work without any of the original substance. However, there are no verified observations or scientifically plausible physical mechanisms for such a phenomenon. The lack of convincing scientific evidence supporting homeopathy's efficacy and its use of remedies lacking active ingredients have caused homeopathy to be described as pseudoscience. ठीक है, देखिए दोस्तों हमने से तेजी से रीड कर लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, देखिए होम्योपैथी ट्रीट्स पेशेंट्स विद, किससे? तो देखिए डाइल्यूट मेडिसिन होती हैं ये। ठीक है, पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, होम्योपैथिक रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड बाय सीरियल डाइल्यूशन विद द शेकिंग ऑफ फोर्सफुल स्ट्राइकिंग
द प्रोसीजर इज नोन एज। तो ये प्रोसीजर क्या था, ये था पोटेंशियाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ यूके स्टेट्स दैट होम्योपैथी इज नॉट मोर यूजफुल देन ए प्लीसोबो बिकॉज आफ्टर डायल्यूशन द मेडिसिन डोंट कंटेन एनी। तो ये हमने पढ़ा था, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस उसमें नहीं रहता है, ये देख रहे थे हम पैसेज में। नेक्स्ट है, देखिए, होम्योपैथी इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्यूडो साइंस बिकॉज। देखिए यहाँ पर क्या है, इट लैक्स साइंटिफिक एविडेंस, है ना, ऑन इट्स। ठीक, होम्योपैथी इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्यूडो साइंस बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ड in the passage which means the same as the facts objects that make you believe that something is true। तो something is true मतलब एविडेंस, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हिंदी का पैसेज है। देखिए चलिए हिंदी का पैसेज पढ़ते हैं। देखिए कह रहे, काशी के सेठ गंगादास एक दिन गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति नदी में कूदा और डुबकियाँ खाने लगा। सेठ जी तेजी से तैरते हुए उसके पास पहुंचे और किसी तरह खींचकर उसके किनारे लाए। वह उनका मुनीम नंदलाल था। उन्होंने पूछा, आपको किसने गंगा में फेंका? नंदलाल बोला, किसी ने नहीं, मैं तो आत्महत्या करना चाहता था। सेठ जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने आपके 5,000 रुपये चुरा लिए और सट्टे में लगाए और हार गया। मैंने सोचा कि आप मुझे जेल भिजवा देंगे, इसलिए बदनामी के डर से मैंने मर जाना ही ठीक समझा। कुछ देर तक सोचने के बाद सेठ जी ने कहा, तुम्हारा अपराध माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम कभी किसी प्रकार का सट्टा नहीं लगाओगे। नंदलाल ने वचन दिया कि अब वो है ऐसा काम नहीं करेगा। सेठ जी ने कहा, जाओ माफ़ किया, 5,000 रुपये मेरे नाम घरेलू खर्च में डाल देना। मुनीम भौचक्का रह गया। सेठ जी ने कहा, तुमने चोरी तो की है, लेकिन स्वभाव से तुम चोर नहीं हो, तुमने एक भूल की है, चोरी नहीं। जो आदमी अपनी एक भूल के लिए मरने तक की बात सोच ले वह कभी चोर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल, देखिए, सच्चे भक्त से तात्पर्य यहाँ क्या है? ठीक है, सच्चे भक्त से यहाँ तात्पर्य क्या होगा? देखिए, बिना स्वार्थ के पूजा करना, ये सच्चा भक्त हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल, मुनीम आत्महत्या क्यों करना चाहता था? देखिए, मुनीम आत्महत्या इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह अपराध बोध, है ना, उसे अपराध बोध हो गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमें समाज में किस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, बदनामी का डर सबसे ज़्यादा लगता है। अगला है, सेठ जी को मालूम था कि मुनीम चोर है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि देखिए वे उसे भूल सुधारने का मौका देना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए, हमने अभी भी पढ़ा है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए, सेठ जी की दयालुता यहाँ पर एक गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी अभी मॉडल टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व किया। और ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।